हेलो गुड इवनिंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारा सा स्टडी प्लेटफॉर्म पे। कैसे हो आप सभी कोई? मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी कोई मस्त होंगे। विलंब के लिए क्षमा चाहता हूँ क्योंकि थोड़ी सी विलंब हो गई, कुछ तकनीकी समस्या आ गया था इसके वजह से। ठीक है, तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं क्लास को। एक बार सभी को बच्चे बता देंगे ऑडियो क्लियर है ना प्लीज फटाफट से। विलंब के लिए क्षमा। और बताओ, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब कोई मस्त होंगे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। चैनल पर नए हो, पहली बार आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों तक शेयर कर देना, फिर मजा आ जाएगा पढ़ के। एक बार सभी कोई फटाफट से शेयर कर दो बच्चों। एक बार शेयर कर देंगे सभी कोई। थोड़ा सा लेट हो गया, 15-20 मिनट समय से लेट हूँ क्योंकि थोड़ी तकनीकी समस्या आ गई थी, तो कहीं ना कहीं आप ही के लिए हम इसमें भी व्यस्त हो गए थे। कोई नहीं, चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों। आप एक बार सब जब जम के शेयर कर दो सभी कोई। भाई बच्चे रहेंगे तब तो मजा आएगा ना पढ़ने में, क्योंकि आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 12th के हिंदी व्याकरण का जबरदस्त ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसमें आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन रहेंगे। और अगर आप क्लास 12th में हैं और हिंदी में अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फाइनली स्टार्ट करते हैं बच्चों, लेट्स स्टार्ट। और आप सभी कोई चैट सेक्शन में कमेंट करना और बताना कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। और हाँ, मैं आपको बता दूं कि इससे पहले वर्ण विचार और शब्द विचार में आपको पढ़ा चुका हूं और उसी का मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे और आपके एग्जाम भी ऑब्जेक्टिव टाइप है, तो प्लीज फटाफट से आप सभी को देखिएगा और चीजों को समझिएगा। ठीक है बच्चों, स्टार्ट करें। अगर आप क्लास 11th को भी हो, क्लास 10th में भी हो और किसी भी बोर्ड से हो तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइनली या सबसे पहला सवाल इधर आप देख रहे हैं। सबसे पहला सवाल क्या है कि भाषा किसका साधन होता है। अब बच्चे सोच रहे होंगे कि भाषा किसका साधन है भाई, तो ये आप बताओ फटाफट से। देखो, भाषा भाषा से हम मतलब सिर्फ ये नहीं कह सकते कि बोलने का साधन है। भाषा बोला भी जा सकता है, लिखा भी जा सकता है, मतलब हम अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकते हैं। तो भाषा जो होती है बच्चों, विचारों की अभिव्यक्ति है। गाकर, बोलकर, सुना मतलब सुनाते हो ना किसी को, अपनी भाव को व्यक्त करते हो। लिख करके भी, जो लोग बोल नहीं सकते वो लिख करके अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। अर्थात फाइनली हम कह सकते हैं कि भाषा जो होता है वो अभिव्यक्ति का साधन होता है। भाषा ऑप्शन बच्चे सी लगा रहे हैं। अध्ययन का भैया सिर्फ पढ़ने से काम नहीं होगा। भाषा जो होता है ना वो विचार को अभिव्यक्त करने का, आपके अंदर जो भी चीजें है ना, भावनाओं को व्यक्त करने का एक साधन है भाषा। ठीक है ना। लिखित भाषा अलग हो गई और जो बोल करके हम लोग बोलते हैं वो भाषा अलग हो गई, तो अभिव्यक्ति का हो जाएगा पहला का। उसके बाद सेकंड नंबर सवाल है। सेकंड नंबर पे देखिए कि वर्ण के कितने भेद होते हैं, वर्ण के कितने पुत्र होते हैं, ये सवाल आपको बताना होगा। तो वर्ण के कितने भेद होते हैं? दो, एक स्वर वर्ण और एक व्यंजन वर्ण। तो फाइनली यहाँ पे सही जवाब क्या हो जाएगा बच्चों? दो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दो। यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा। वर्ण के दो भेद होते हैं, कौन कौन? स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण, ये दो होते हैं। किसके भेद? ये होते हैं बच्चों किसके? वर्ण के। क्लियर रहा? यस, वेरी गुड। आगे चलते हैं। अगला सवाल है, वर्णों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? जब आप किसी वर्ण को क्रम में लिखते हो, क्रमबद्ध समूह, वर्णमाला, क्या कहते हैं? वर्णमाला। अल्फाबेट जो होता है ना, वर्णमाला कहते हैं उसको, याद रखिएगा। शब्द वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। ऑप्शन ए वर्णमाला। ठीक है, तो तीसरा सवाल भी यहां पर समाप्त होता है। बच्चों आपका कमेंट में एक बार देख लूं क्या स्थिति है। क्या बात है, वेरी गुड, बहुत अच्छा बच्चों। प्लीज भाई लाइक कर देना वीडियो को। ब्रो, ओए ब्रो, ओए ऐड जल्दी हटो ऐड ब्रो। सही है, सही है, सही है, सही है, सही है। बच्चे जुड़े हुए हैं, सही है।
स्वर वर्णों की संख्या, अब मैं आपको बता दूं स्वर वर्ण, मैं बताया भी था आपको कितने होते हैं स्वर वर्ण। अ, आ लिख देता हूं एक बार, हर्षई, दीर्घई, हर्षऊ, दीर्घ उ, री, ए, ओ, औ, ये होते हैं 11। स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है बच्चों? 11। और इस 11 में हर्ष स्वर जो होता है ना, हर्ष स्वर की संख्या 4 होती है और दीर्घ स्वर की संख्या कितनी होती है? 7। तो फाइनली याद रखना सभी बच्चे, ध्यान रखिएगा, ये चीज याद रखने का है क्या कि हर्ष स्वर कितने होते हैं? 4 और दीर्घ स्वर 7, और फाइनली जो टोटल होता है वो 11 हो जाएगा। पांचवा सवाल है कि क वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? क बोलते हैं तो उच्चारण स्थान कहां से जोड़ लगता है? कंठ से। तो क का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? कंठ, दंत, तालु, मूर्धा। दंत, तालु, मूर्धा का कोई ताल्लुक नहीं है उच्चारण स्थान से क के लिए। क हमारा कहां से निकल रहा है? कंठ से। वैसे भी याद रखना, पूरा क वर्ग कंठ से निकलता है। क वर्ग मतलब क, ख, ग, घ, अंग। तो अंग का तो नहीं, क, ख, ग, घ, ये 4 तो मेनली याद रखिएगा कंठ से। पांचवा का ए। छठा नंबर सवाल, पंजाबी भाषा की लिपि क्या है? पंजाबी भाषा की लिपि क्या होती है बच्चों? लिपि एक संकेत होता है। जब हम कोई भाषा लिखते हैं तो लिखने के लिए हमें कुछ संकेत चाहिए, उसको कुछ भी हम एक मतलब लिख करके प्रदर्शित करते हैं और उसी संकेत को कहा जाता है लिपि। अंग्रेजी में उसको स्क्रिप्ट कहा जाता है। और पंजाबी के लिए, जैसे हम हिंदी के लिए देवनागरी लिपि का इस्तेमाल करते हैं, अंग्रेजी के लिए रोमन लिपि का इस्तेमाल करते हैं, उर्दू और कश्मीरी के लिए फारसी लिपि का इस्तेमाल करते हैं, उसी प्रकार से बच्चों पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी होती है। याद रखने का, पंजाबी भाषा की लिपि क्या हो जाती है? गुरुमुखी। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 7, औ में 2 स्वर कौन कौन से मिले हुए हैं? औ कैसे बनता है? तो ये तो बहुत सिंपल सा है, आप कर लोगे, सिंपल सा है। उसमें व्यंजन की संख्या बहुत सिंपल है, वेरी सिंपल। तलाबिशा, मूर्धनिशा, दंतिशा और हा, ये उष्म है। इसके उच्चारण करने पे उष्मा, हवा निकलता है, उष्म, उष्मा भी निकलती है ना, घर्षण। तो ये 4 ध्यान रखिएगा, मूर्धनि स, दंती स और हा, ये 4 वर्ण होते हैं जिसको उष्म व्यंजन वर्ण कहा जाता। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि प वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? प ओष्ठ, क्या हो जाएगा? ओष्ठ। ध्यान रखने का बच्चों, प का उच्चारण स्थान ओठ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओठ। चीजें क्लियर हो गई? कोई दिक्कत किसी को? किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखते हैं। अगला सवाल है कि हिंदी की लिपि क्या है? तो भैया जैसे मैं आपको बताया कि हिंदी, मराठी, संस्कृत, नेपाली, ये सब जो होते हैं ना, ये देवनागरी लिपि। अंग्रेजी की अगर हम बात करते हैं तो अंग्रेजी रोमन लिपि, पंजाबी, उर्दू, सॉरी यार, पंजाबी का गुरुमुखी, हाँ, कश्मीरी और उर्दू के लिए हम लोग फारसी लिपि का इस्तेमाल करते हैं। तो हिंदी की लिपि यहाँ पे क्या हो जाएगी? देवनागरी, जो कि ब्राह्मी लिपि से आई है। होली शब्द है, तत्समय की तद्भव चुनना है। होली देखो संस्कृत के समान रहता, होलिकः अगर रहता, क्या रहता? होलिकः। ये संस्कृत के समान, जो शब्द संस्कृत के समान हो, संस्कृत के समान हो, तो उसको कहा जाता है तत्सम। लेकिन जो संस्कृत से निकला हो उसको क्या कहते हैं? तद्भव। तो होलिका संस्कृत शब्द है इसलिए ये तत्सम होगा, लेकिन होली, होलिका मतलब होली, तो ये भैया तद्भव हो जाएगा। ऑप्शन बी। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है कि अल्प प्राण की संख्या कितनी होती है? और ये आपको पता होगा, अल्प प्राण किसको कहा जाता है? अल्प प्राण बताओ बच्चों। अल्प प्राण मैं बताया हूं, पहला, तीसरा, पांचवा। पहला वर्ण, पहला वर्ग, तीसरा वर्ग और पांचवा वर्ग। उसके बाद यर अलव, किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा। उसके बाद 4 यर अलव वाला। तो इसमें 5 तत्व,
मतलब अक्षर वर्ण समझ लो, 5 5 5 पंक्तियां, 15 4 19। ऑप्शन सी हो जाएगा बच्चों, याद रखना। आंक शब्द की प्रकृति कैसी है? आंक, अंक मतलब आंक हो जाता है, और जिस पर चंद्र बिंदु देख लेना, जिस पे क्या देख लेना? चंद्र बिंदु, उसको तद्भव कह देना, बस सिंपल सा। जिसके माथे पे चंद्र बिंदु आ जाए वो तद्भव होगा, तद्भव। जिसके माथे पे चंद्र बिंदु, उसको तद्भव कहिएगा, ये ट्रिक याद रखिएगा। वैसे मैं तो इसका एक अलग सा ट्रिक बनाने वाला हूं आपको। रूपांतर के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं? रूप अंतर होने वाला, मैं आपको बताया था शब्द विचार के अंदर कि रूपांतर के आधार पर शब्दों के दो पुत्र होते हैं, एक को कहा जाता है विकारी शब्द और एक को कहा जाता है अविकारी शब्द। जो लिंग वचन पुरुष के आधार पर बदलता रहता हो, जो लिंग वचन पुरुष के आधार पर क्या होता हो? बदलते रहता हो, उसको विकारी शब्द कहते हैं, और जो इसके अकॉर्डिंग नहीं बदलता है उसको अविकारी शब्द। तो रूपांतर के आधार पर दो शब्द हो जाते हैं भेद इनके, कितने? दो, रूपांतर के आधार पर। ऑप्शन बी सही हो जाएगा बच्चों। अगला सवाल है, राज शब्द कैसा है? राज में मैं आपको बता दूं कि राज जो है, इसको अगर आप विच्छेद करते हो तो रा प्लस ज खंडित कर दिए, लेकिन जो शब्द का खंडित करने पर उस खंडित भाग का कोई अर्थ ना निकले, उसको कहा जाता है रूढ़ शब्द। क्या कहा जाता है? रूढ़ शब्द। तो ये रूढ़ शब्द ही होगा, क्योंकि रा का भी कोई अर्थ नहीं है और ज का भी कोई अर्थ नहीं है, तो फाइनली ये क्या हो जाएगा बच्चों? रूढ़ शब्द। 17 नंबर का सही जवाब ए हो जाएगा। अगला सवाल है 18 नंबर, कह रहा है कि कौन सी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है? मैं आपको बता दूं कि संसार की अधिकतर लिपियां बाएं से दाएं लिखी जाती है। संसार की अधिकतर लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है, परंतु फारसी लिपि एक ऐसी लिपि होती है, आप देखिएगा कोई भी उर्दू जो लिखने वाले होते हैं वो राइट से लेफ्ट लिखते हैं, लेकिन हिंदी, इंग्लिश, ये सब पंजाबी जो भी लिखी जाती है ना, वो राइट टू लेफ्ट नहीं, लेफ्ट से राइट लिखी जाती है। लेकिन यहां पर सवाल है बच्चों की कौन सी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है? तो हमारा जवाब क्या हो जाना चाहिए? फारसी लिपि, जो उर्दू और कश्मीरी भाषा की लिपि होती है, फारसी लिपि। ठीक है, यहां तक भी क्लियर हुआ। अगला सवाल चलता है कि निम्नलिखित में कौन सा अघोष वर्ण है? किसको घोष कहते हो, किसको अघोष कहते हो? किसको घोष कहते हो और किसको अघोष कहते हो? यहाँ पे पहचान लेना है फटाफट से। पहला दूसरा वाला, किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा वाला क्या होता है? अघोष। मैं बताया था ना कि घुस्सा मारो, घोष में घुस्सा मारा तो पहला दूसरा छूट गया, तीसरा चौथा पांचवा को घुस्सा लग गया। तो किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण घोष वर्ण होता है, परंतु पहला और दूसरा अघोष वर्ण होता है। जिसको बोलने में स्वर तंत्रिकाओं में कंपन नहीं हो वो अघोष, और कंपन होता हो तो घोष। लेकिन यहां पर हमसे पूछा गया अघोष, तो पहला में च आएगा ना, तो च हो जाएगा। ऑप्शन ए सही है। अगला देखते हैं बच्चों, अगला है पत्थर शब्द की प्रकृति। प्रस्तर, प्रस्तर की अगर हम बात करते हैं, प्रस्तर इसका संस्कृत रूप होता है, तो प्रस्तर तत्सम हो जाएगा क्योंकि संस्कृत शब्द है, लेकिन प्रस्तर का मतलब हो जाता है पत्थर, तो यह हो जाएगा तद्भव। तद्भव क्योंकि जो संस्कृत से बना वो तद्भव, उसके समान तत्सम हो जाता है और उससे होना तद्भव हो जाता है, तो पत्थर तद्भव हो जाएगा। ऑप्शन बी सही है बच्चों। यस। क्या कोई बच्चा कुछ लिख रहा है? सर फिजिक्स वाले सर का क्लास कब से होगा? फिजिक्स वाले सर का क्लास तो कल ही एक चैप्टर पढ़ा दिए है ना, फिर अगला चैप्टर लेके आएंगे सर, टेंशन मत लो, जल्दी आएंगे। चैत शब्द की प्रकृति। चैत, मैं बता दूं, अगर चैत्र रहता, अगर क्या रहता? चैत्र, छात्र मिल जाए ना तो तत्सम लगाना। वैसे भी ये संस्कृत वाला, लेकिन चैत दे दिया है। क्या दे दिया? चैत। तो ये त्र है ना इसमें, तो इसको तत्सम कहना, लेकिन जब ये तत्सम से तद्भव वाली रूप में आएगा तो संस्कृत से हिंदी प्रारूप बदल लेता है, और यहां पर ये क्या हो जाएगा बच्चों? तद्भव। क्या होगा? तद्भव। फाइनली यहां पे अपना सही जवाब 23 का बी। अगला सवाल है, अगला सवाल, रोमन लिपि क्या है? रोमन लिपि अक्षर वाली लिपि है या वर्ण वाली या चित्र सूत्र? भैया तो सूत्र होगा नहीं, चित्र तो होगा नहीं। हाँ, अक्षरात्मक नहीं होगा क्योंकि अक्षरात्मक
अक्षरात्मक होती है देवनागरी और रोमन लिपि होती है वर्णात्मक। क्या होती है? वर्णात्मक। लेटर होते हैं इसमें, अक्षर इसमें होते हैं, इसमें वर्ण। तो डी हो जाएगा 24 का। स्पर्श व्यंजन वर्णों की संख्या क से लेकर के म तक, क च ट त प, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। क च ट त प ये पूरे 5 वर्ग में से एक वर्ग में 5 मेंबर होते हैं, तो 5 वर्ग में 25। क से लेकर के म तक के वर्णों को स्पर्श व्यंजन वर्ण कहा जाता है, इसलिए ये कितने हो जाएंगे? 25। आप सोच रहे हो सर 25 का मतलब 25? ऑप्शन सी। क्लियर? अगला ह क्या है? ह य र ल व, ये होता है अंतः अस्त वर्ण। तलाबे से मूर्धानी स छत्री क्या हो यार य र ल व, ये 4 होता है अंतः अस्त वर्ण। और तीनों में स कौन कौन? तलाबे से मूर्धनी स और दंती स, और साथ ही साथ ह, ये होता है उष्म वर्ण। क्या होता है? उष्म वर्ण। तो ह की बात कर रहा है ना, हा की बात कर रहा है भाई, या ये हा की बात किया तो उष्म व्यंजन वर्ण कहेंगे। 26 का सही जवाब सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। गुड। धर्म शब्द की प्रकृति ऊपर मेरे धर्म हो कर्म हो, ऐसे शब्दों को क्या कहना? तत्सम शब्द। क्या कहोगे? तत्सम। कोई दिक्कत नहीं सर। कर्पूर, कर्म, धर्म, ये सब ऊपर में जब रेप आ जाए तो तत्सम कहना 27 का। संसार की अधिकतर लिपियां लिखी जाती है, मैं आपको आज बताया, थोड़ी देर पहले इसी सेशन में बताया कि संसार की अधिकतर लिपियां बाएं से दाएं लिखी जाती है, लेफ्ट से राइट लिखी जाती है। बाएं से लिखना स्टार्ट करते हैं और दाएं चलते हैं, तो संसार की अधिकतर लिपियां बाएं से दाएं लिखी जाती है। 28 का बी। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन महाप्राण है? अल्प प्राण और महाप्राण। महाप्राण कौन होता है? दूसरा, चौथा और उष्म व्यंजन वर्ण। दूसरा, चौथा और उष्म व्यंजन वर्ण। तो दूसरा में देखो क ख, तो ये दूसरा में आ गया ना, तो दूसरा में ये हो जाएगा महाप्राण। क्या हो जाएगा बच्चों? महाप्राण। पढ़ा दिया हूं। आ क्या है? सभी स्वर वर्ण क्या होते हैं? ये आपको पता होगा। सभी स्वर वर्ण क्या होते हैं? घोष वर्ण। सभी स्वर वर्ण क्या होते हैं? घोष वर्ण। तो ऑप्शन सी, ना तो अल्प प्राण होगा, ना महाप्राण, ना अघोष, क्योंकि सभी घोष वर्ण, सभी स्वर वर्ण घोष होता है, उसको बोलने में स्वर तंत्रिकाएं कंपन करती है। ठीक है ना? तो यहां पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला सवाल है बच्चों, अगला सवाल, भारत की सबसे प्राचीन लिपि कौन है? भारत की प्राचीन लिपि में अगर हम बात करते हैं तो ब्राह्मी लिपि आती है। कौन? ब्राह्मी लिपि, और इसी से देवनागरी भी। तो यहां पे ऑप्शन डी लगाना 31 का, D4। धनबाद। र तथा री का उच्चारण स्थान र। अब देखो ये तो आप समझते ही हो, उच्चारण स्थान तो आपको पता होगा कि कहां मूर्धा का इस्तेमाल है और कहां दंत का इस्तेमाल है, कहां ओष्ठ का इस्तेमाल है। क और श संयुक्त व्यंजन वर्ण में छत्र ज्ञ स्र, छत्र ज्ञ स्र, ये 4 संयुक्त व्यंजन वर्ण होते हैं। और छ की अगर मैं बात करूं तो ये बनेगा छ छ छ, इसलिए इसको कवर्गी छ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कवर्गी छ। अगला सवाल, कौन ऐसी लिपि है जो बाएं से दाएं लिखी जाती है? इनमें से सभी बाएं से दाएं लिखी जाती है, देवनागरी भी, रोमन भी और गुरुमुखी भी। लेकिन अगर दाएं से बाएं की बात करता तो फारसी लिपि बताते बच्चों। क्या बताते? फारसी। लेकिन यहां पर बाएं से दाएं जो कि अधिकतर लिखी जाती है। अगला, कमीनापन शब्द कैसा है? कमीनापन शब्द मैं आपको पिछले क्लास में बताया था, ये वर्ण संकर, यानी कि 2 अलग अलग भाषा मिलकर के जब संयुक्त होता है तब वर्ण संकर होता है। ऑप्शन डी। देवनागरी लिपि है अक्षरात्मक, रोमन लिपि वर्णात्मक, अल्फाबेटिकल होता है, लेकिन ये अक्षरात्मक। 37 का ए। भिन्न भिन्न में कौन सा अलंकार है? अलंकार क्या होता है? अलंकार कविताओं को सजाता है। जिस प्रकार से गहने महिलाओं को सजा देते हैं ना,
एक बिना गहने की महिला और गहने लगाकर आभूषण पहनकर एक महिला खड़ी हो, सबसे खूबसूरत कौन लगती है? जो आभूषण के साथ रहती है। वो चाहे हमारी मम्मी हो, आपकी मम्मी हो, चाची, दीदी, भाभी, भैया, भैया नहीं सॉरी जो भी लोग हैं महिला में, ये लोग आभूषण में बहुत सुंदर लगती हैं। कहने का मतलब कि आभूषण इनकी सुंदरता को बढ़ा देते हैं। इसी प्रकार से काव्य की जो सुंदरता बढ़ाता है उसको अलंकार कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? अलंकार। तो कविता की खूबसूरती बढ़ाने का काम है अलंकार को। अब रिपीट होता है एक ही शब्द भिन्न भिन्न, पुनरुक्ति कहते हैं। पुनरुक्ति का मतलब जो रिपीट हो बार बार। तो यहां पर एक ही शब्द जब दो बार दिखे, भिन्न भिन्न, बात बात, रातों रात, इस तरह का, तो समझ लेना ये पुनरुक्ति अलंकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? पुनरुक्ति अलंकार। बच्चे पूरा हंस रहे हैं कि सर जी तो भैया को भी गहने पहनाएंगे। अरे नहीं भाई, तब तो पहचानने में दिक्कत होगा कि भैया कौन है और भाभी कौन है। बुंद शब्द, माथे पे चंद्र बिंदु देखना, क्या लगा देना? मैं आपको बताया था ना, माथे पे चंद्र बिंदु दिखे तो क्या लगाना है? तद्भव लगाना है। देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ? लीजिए बड़ी कमाल के धमाकेदार सवाल। या देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ था, मैं बताया भी था, ब्राह्मी लिपि, ऑप्शन ए। अगला सवाल है कि वैसा शब्द जो अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ ग्रहण करता है क्या कहलाता है? उसको कहते हैं योगरूढ़ शब्द कहोगे। क्या कहोगे? योगरूढ़ शब्द। जो अपना अर्थ छोड़ देता है, जैसे पंकज, पंकज अपना अर्थ छोड़ दिया। लंबोदर, लंबा है उदर, इन सबसे अलग एक अर्थ दे दिया गणेश जी का। लंबोदर मतलब गणेश जी। तो ये अपना सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ देता है। पंकज, कीचड़ में खिलने वाला कमल। तो ये अपना अर्थ छोड़ करके कोई विशेष अर्थ देता हो तो उसको कहते हैं योग रूढ़ शब्द, ऑप्शन डी। सावन शब्द की प्रकृति, सावन शब्द की प्रकृति, श्रावण रहता तो तत्सम, लेकिन सावन है तद्भव होगा। बताऊंगा इसका एक अलग क्लास, टेंशन मत लो। निम्न में शुद्ध व्यंजन, शुद्ध व्यंजन जिसमें हल लगा हो, जिसमें हलंत लगा होता है वो शुद्ध व्यंजन होता है। क से लेकर के म तक में भी स्पर्श शुद्ध व्यंजन हो जाएगा, यार लवा में भी लग जाए, तीनों सा और हा में भी लग जाए। लेकिन जो व्यंजन हो, व्यंजन तो होना ही चाहिए, लेकिन शुद्ध का मतलब जिसमें हल लगा हो, हलंत लगा हो। तो देखो यहाँ पे लगा है ऑप्शन बी में, और इसका मतलब हो जाता है आधा। चीनी जापानी भाषा कैसे लिखी जाती है? ऊपर से नीचे, ध्यान रखना। हम लोग देवनागरी लिपि वगैरह सब लिखते हैं ना, हिंदी इंग्लिश, ये सब लेफ्ट टू राइट, बाएं से दाएं। फारसी लिपि उर्दू वगैरह दाएं से बाएं, चीनी जापानी ऊपर से नीचे। ध्यान रखिएगा, ऊपर से नीचे। चीनी जापानी भाषा है ऊपर से नीचे, ऑप्शन सी, सी फॉर चेन्नई एक्सप्रेस, सी फॉर चेन्नई एक्सप्रेस, चीनी जापानी वाला। उर्दू भाषा की लिपि क्या है? उर्दू भाषा हो, कश्मीरी भाषा हो, इसकी लिपि तो फारसी ही है। कितने बार हम लोग आज सेशन में पढ़ लिए इस बात को। तो उर्दू भाषा की लिपि फारसी हो जाएगी। आ एक समान जाति वाले जब वर्ण दिखते हैं ना तो उसको सजातीय वर्ण कहते हैं, लेकिन अलग अलग जाति के दिख जाए, जैसे अ के साथ ई दिख जाए, आ के साथ उ दिख जाए, ये बिल्कुल विजातीय हो जाएगा। लेकिन समान जाति वाले वर्ण को सजातीय वर्ण कहते हैं, अ आ, ई उ ऐसे करके। तो ये सजातीय हो जाएगा, ऑप्शन ए। कार्य शब्द की प्रकृति, ऊपर में रेप देखा ना, कार्य समझ गए ना, तो बन कर ही लोगे। सहला, सहला अभी बताया कि जब एक शब्द एक समान, एक शब्द दो बार हो, पुनरुक्ति अलंकार होता है, उसमें पुनरुक्ति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पुनरुक्ति। निम्न में द्विगुण व्यंजन, द्विगुण किसको कहा गया? ढ और ढ। देखो ये और ये द्विगुण वाला, जिसके नीचे तल लगा हो, तो देखो ये नहीं होगा, ये वाला नीचे जो लगा है
ये द्विगुण व्यंजन कहा जाता है और मैं व्यंजन वाले में वर्ण विचार में पढ़ाया भी था। प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो पे कमेंट करना और ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर करना। और ध्यान रखना, जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, नहीं तो वो जबरदस्ती जिंदा है। इसलिए लगातार हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, खूब मन लगा करके पढ़ते रहो, मम्मी पापा का सेवा करो, बड़ा का आदर करो, संस्कारी बनो, अनुशासित बनो, खूब आगे बढ़ोगे, अपने सपने सजाओ और सपनों के लिए करो। सपने बड़े बड़े देखने चाहिए, बड़े सपने देखो और उसके लिए काम करो। सिर्फ देखने से काम नहीं होने वाला है। कदम बढ़ाओ, उठो, जागो और जब तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति ना हो। चलो मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए बहुत शुक्रिया। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल पे प्यार बरसा के जाना, यानी कि चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और एक अपना प्यार और दे देना। कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना और वीडियो को फटाक से लाइक कर देना। चलो, लव यू बच्चों, थैंक यू सो मच, गुड नाइट एवरीवन।